हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सनमून एम्पायर की ग्लोरी हॉल पे बॉडी सेक्टर के लोगों ने कर दिया था अटैक, जहां पे पूरी तरफ से चारों तरफ से ग्लोरी हॉल में कर रखी थी बहुत बुरी तरीके से तबाही। और ये सब लड़ाई चल रही थी एक ही चीज़ के लिए। तो वहाँ पे जिंग होंगशिन और बॉडी सेक्ट के लोगों की लड़ाई आपने लास्ट एपिसोड में पूरी देखी होगी। अब आगे जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि स्नोगल के ऊपर जिंग होंगशिन और डोहाउजी दोनों तो तरफ से अटैक कर रहे थे स्नोगल के ऊपर। स्नोगल भी समझ जाती है कि उसके पास जो उसकी रियल पावर थी उसके बनते ही पावर बची होती, तो उन दोनों से अकेले फाइट नहीं कर सकती। लेकिन वो फिर भी मन बना लेती है उन दोनों को खत्म करने का, और वो चिल्ला के बोलती है कि तुम जैसे नीच दुष्ट अधर्मी पापी दुराचारी इंसानों ने हम लोगों को जीना दुस्तार किया है और इसका तुम्हें परिणाम जरूर भोगना होगा। और इतना ही बोलने के बाद वो अपनी एब्सोल्यूट आइस पावर को पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करती है। उससे इतना भयंकर ब्लास्ट होता है कि उससे बचने के लिए डोहाउजी अपनी मेन पूरी पावर लगा देता है और जिंग होंगशिन भी अपनी पूरी पावर लगा देते हैं। इन दोनों को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। स्नोगल के ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि पूरे ग्लोरी हॉल में आइस हो जाती है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ की दीवारें जम जाती हैं और वहीं पे जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था ना वहाँ पे बहुत ही गहरा गड्ढा हो जाता है। ये सब देखने के बाद जिंग होंगशिन बोलता है कि यार इसने तो अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया, इसने तो अपनी सोल का एक कतरा तक नहीं छोड़ा। और ये सोच के वो थोड़ा सा दुखी होता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा हीरो याहू लेटे हुआ होता है एक जमीन पर, उसके फोरहेड पे आके एक स्नो क्रिस्टल बहुत ही शाइन करता है, वो उसके फोरहेड पे आके गिरता है। स्नो क्रिस्टल को देखने के बाद यह भी नहीं समझ पाता ये कहाँ से आया और ये क्या है। तभी हम उसके स्नो क्रिस्टल को गिरते हुए देखते हैं। वो कहती है कि मैंने लाखों सालों की ट्रेनिंग अकेले ही की है और ना ही अब मेरे साथ मेरा कोई साथी है, ना ही मेरा कोई दोस्त है और ना ही मेरे साथ अब मेरा कोई रिलेटिव्स है। और मैं कितनी रातें तना रही हूँ और कितना टाइम मैंने अकेले बिताया है, ये तब तक जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक हाथ दूसरे हाथ की तरफ बढ़ रहा होता है, एक हाथ दूसरे हाथ को थाम पाता है। उससे पहले हम देखते हैं कि स्नो गर्ल नीचे गिरने लगती है और तभी हम देखते हैं कि स्नो क्रिस्टल भी नीचे गिर रहे होते हैं चारों तरफ से, और उनमें से आवाज़ आती है कि अब मेरी शक्ति और मेरी ताकत, मैं पूरी तरीके से इस दुनिया से डिसअपेयर हो चुकी हूँ, मैं पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हूँ। तभी हमें दूसरी तरफ से आवाज़ आती है स्नो गर्ल स्नो गर्ल स्नो गर्ल। और ये स्नो गर्ल मन में सोचती है कि ये आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है और मैं बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर बिहेवियर पा रही हूँ, मैं ये कहाँ पे आ गई हूँ। और तभी हम देखते हैं आईजेड स्कॉर्पियो एम्प्रेस ने स्नो गर्ल्स की जान बचा ली थी, जिसे हम भी स्नो गर्ल के रूप में देख रहे हैं। लेकिन स्नो गर्ल ने अभी अपनी पूरी ताकत से ब्लास्ट किया था, इसलिए अभी इसके बचने का चांसेस बहुत ही कम थे। लेकिन ये सब कुछ हो रहा था यू हाउ के सोल सील के अंदर। तभी आइस एम्पियर्स बोलती है स्काई ड्रीम से, क्या तुम इन्हें बचाने के लिए कोई आइडिया बता सकते हो? कोई भी हो, जो भी होगा मैं करूंगी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये स्नो गर्ल की जान बचाई जाए, जिससे हम तभी योह भी अपनी सोल सील के अंदर आ जाता है। और योह को देखने के बाद स्नो गर्ल बोलती है कि ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या तुम्हें मुझे बताओगे कि आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या तुम दोनों इस इंसान की सोल के अंदर हो और तुम ये इंसानों की ह्यूमैनिटी कब तक सेल करोगी? तुम इन इंसानों से कब तक इनसे के साथ रहोगी? ये इंसान सभी एक जैसे हैं, सभी के सब बुरे हैं। और तभी आइस एम्ब्रेस स्नोगर्ल को समझाती हुई कहती है, स्नोगर्ल सुनो, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, सभी इंसान बुरे नहीं होते। आज से कुछ साल पहले स्काई ड्रीम मेरे पास आया था, उसने मुझे ढूंढा था और उसने मुझे इस ट्रेनिंग मेथड के बारे में बताया था, जिससे कि मैं उसके साथ आके युवाओं की सोल सील के अंदर रह रही हूँ। और अभी मैंने तुम्हें ढूंढा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी हम दोनों के साथ यहीं पे ही रहो। और तभी हमें ग्लोरी हॉल का सीन दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से स्नो से कवर हो चुका था, क्योंकि इतना बड़े ब्लास्ट के बाद स्नो स्नो चारों तरफ दिख रही थी। तभी हमें ड्यूसी दिखाया जाता है, जो कि खून की उल्टी कर रहा होता है। उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी इसी ब्लास्ट से बचने के लिए लगा दी थी। और जिंग होंगशिन की भी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। लेकिन वो जिंग होंगशिन कहता है कि अब ये बॉडी सेक्टर वाले एक भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाए। लेकिन तभी ड्यूहोजी सोचता है कि हम जिसके लिए आए थे वो तो नष्ट हो चुका है, अब वो बेबी फिश तो हमें नहीं मिल पाया, तो वो सोचता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो सभी से आदेश कर देता है कि चलो वापस चलते हैं और जो लोग मर गए हैं उन्हें भी साथ ले लो, जो लोग बचे हैं वो भी चलो। तभी जिंग होंगशिन आदेश करता है कि ये एक भी इंसान सन मून एम्पायर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तभी हमें दूसरी तरफ स्नो गर्ल की ट्रू फॉर्म को दिखाया जाता है। वो कहती है, आइस एम्प्रेस धन्यवाद, तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं तुम्हारी पूरी बात समझ चुकी हूँ। तभी आइस एम्प्रेस बोलती है, तो तुम भी हमारे साथ आओ, चलो रहो और युवाओं की जितनी हो सके उतनी मदद करो। जिस दिन युवा गॉड लेवल पर पहुंच जाएगा तो हमें भी रिकन्वर्टेड होने का एक मौका जरूर मिलेगा। तभी स्नो गर्ल बताती है कि मैं चाह के भी युवाओं की कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अब जो मेरी सोल है वो अनस्टेबल है और मेरी भी अपनी पावर पर वो मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। मैं कभी भी एक्सप्लोड हो सकती हूँ, जिससे अगर मैं एक्सप्लोड हुई तो मेरे साथ साथ तुम तीनों लोगों की भी जान को खतरा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रुक सकती। तभी आइस एम्प्रेस कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, क्या होगा अगर मैं तुम्हें अपनी स्पिरिट सोल को तुम्हें दे दूं? तभी स्काई ड्रीम आके बोलता है, आइस एम्प्रेस क्या तुम्हें सब कुछ खेल लगता है?
क्योंकि पहले ही तुम्हारी आइस पावर और मेरा स्नो एजेंट एक हो चुके हैं। अगर किसी को भी बीच में से तोड़ा गया तो हम तीनों ही मारे जाएंगे। ये सब सुनने के बाद स्नो गर्ल बोलती है कि मैंने वैसे भी लाखों साल कल्टीवेशन कर लिया हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी अपनी जी चुकी हूँ। तभी आइस एम्पियर्स बोलती है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे तुम्हें यहाँ पे ही रोका जा सके। तभी स्नो गर्ल बोलती है कि अब तुम ज़्यादा मत सोचो। तभी आइस एम्पियर्स रोने लगती है। तो स्नो एम्पायर उसके स्नो गर्ल उसके मुंह पे उंगली रख के बोलती है कि अब तुम कुछ ज़्यादा मत बोलो। अगले जन्म में अपन दोनों अलग अपोजिट जेंडर के होंगे, जिससे कि अपन दोनों शादी करके एक साथ रहेंगे, खुशी से पूरी जीवन जिएंगे। इतना सब सुनने के बाद आइस एम्पियर्स रोते हुए बोलती है स्नो गर्ल छोड़ के मत जाओ, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, हम कुछ ना कुछ जरूर सोच लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन तुम हमें छोड़कर मत जाओ। तभी आइस एम्पियर्स स्काई ड्रीम से बोलती है कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाओ, कुछ ना कुछ तो सोचो, कुछ तो बचाओ, मैं स्नो गर्ल को यहाँ रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि गॉड एलेक्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं स्नो गर्ल तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम यहीं रह सकते हो। और तभी हम गॉड एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी एक एनर्जी पावर रिलीज कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही टेरिफाइंग हो रहा होता है, जिसको यहाँ देख के कहता है ये भाई ये तो बिल्कुल एक गॉड का प्रेशर जैसा फील हो रहा है। तभी हम स्काई ड्रीम और आइस आइस एम्प्रेस को देखते हैं, जो भी देख के शॉक हो जाते हैं कि ये तो गॉड एलेक्स तो बहुत ही अलग लेवल की पावर रखते हैं। और तभी गॉड एलेक्स स्नो गर्ल की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम जैसी गर्ल्स को बहुत कम देखा है, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, तुम्हारा ऑरा भी बहुत ज्यादा भयंकर है। तभी स्नो गर्ल जवाब देती हुई कहती है कि ये इंसान मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और तभी गॉड एलेक्स जवाब देते हैं कि मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ जो कि गॉड नहीं बनना चाहता। अभी तो मैं अपनी मात्र एक फ्रेगनेंट हूँ अपनी पूरी पावर का, लेकिन मैं फिर भी गॉड की बनाई हुई पावर और उनके रूल रेगुलेशन तोड़ने की पावर रखता हूँ। चलो ये सारी बातें छोड़ो, अभी हम तुम्हारी सिचुएशन को लेके बात करते हैं। प्रेजेंट में तो यूहो तुम्हारी जो स्पिरिट पावर है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भविष्य में भी नहीं कर पाएगा, और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम रुकती हो तो फ्यूचर में एक मौका जरूर मिलेगा ऑब्जर्व होने का। तभी स्नो गर्ल कहती है ओ ऐसी बात है क्या, ऐसी गुलामों की जिंदगी जीने से अच्छा है तो मैं वापस धरती में जाके समा जाऊँ और मर जाऊँ। आइस एम्पर से सुनते ही बोलती है कि स्नो गर्ल ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसा नहीं बोलो प्लीज। तभी गॉड एलेक्स कहता है कि यहाँ पे तो मैं कोई भी गुलाम नहीं बनाना चाहता, और मैं वैसे भी तुम्हारी फ्यूचर के बारे में पूरी तरीके से सोच चुका हूँ। और चलो अब मुझे तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे समझाने दो। तभी गॉड एलेक्स स्नो गर्ल को सब कुछ धीरे धीरे समझाने लगते हैं, और वो जब पूरी प्रोसेस बताए तभी आइस एम्प्रेस बोलती है क्या ऐसा सब कुछ पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तभी गॉड एलेक्स बोलता है हाँ बिल्कुल काम करेगा, अगर हम तुम्हारे एजेंट्स की पावर को सील कर दें तो ये बिल्कुल काम करेगा, जैसे आइस एम्प्रेस का कर रहा है। इसको सुनने के बाद स्काई ड्रीम बोलता है हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है, तुम भी हमारे साथ मेंटल सी के बहुत आसानी से इधर रह सकती हो। तभी आइस एम्प्रेस बोलती है स्नो गर्ल्स प्लीज तुम हमारे साथ रुक जाओ। स्काई ड्रीम भी बोलता है कि हाँ तुम हमारे साथ रह सकते हो, प्लीज रुक जाओ, आइस एम्प्रेस की बात मान लो स्नो गर्ल। तभी यहाँ भी बोलता है कि स्नो गर्ल तुम रुक जाओ, तुम वैसे भी नेचर की प्रोटेक्टर हो, और मैं तुम्हें अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह अपनी मेंटल सी में रहने दूंगा और तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानूंगा। तभी इन सभी की बात सुनने के बाद स्नो गर्ल इन सभी से कुछ ना बोलते हुए सीधा गॉड एलेक्स से बोलती है क्या तुम ऐसा सब कुछ कर सकते हो। तभी गॉड एलेक्स जवाब देते हुए कहते हैं हाँ मैं 70% श्योर हूँ कि मैं ऐसा पूरी तरीके से कर दूंगा, और जिस दिन याहू सब 7 सोल रिंग हासिल कर लेगा उस दिन तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने का एक जरूर मौका मिलेगा, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तभी स्नो गर्ल बोलती है तो ठीक है फिर अब मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। तभी गॉड एलेक्स अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी सोल और कॉन्सोनेंस अनस्टेबल होती जा रही है, तो मुझे ये अभी ही शुरू करना होगा। तभी गॉड एलेक्स को हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी पावर स्टार्ट कर देते हैं, और उनके हाथ में एक बहुत ही ज़्यादा चमकीली और चारों तरफ से रोशनी इकट्ठी होने लगती है, और हम देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वो फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिससे वो स्नो गर्ल को चारों तरफ से कवर करते हैं। और इतनी ज़्यादा पावर देखने के बाद स्नो गर्ल कहती है कि मैं नहीं सोच सकती कि एक इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, और वो भी इसकी तो एक सोल का एक पीस मात्र है। और जब यह देखता है वो कहता है तो मेरे तो ये ने सारी पावर कंज्यूम कर ली। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर में स्नो गर्ल के आसपास चारों तरफ फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था। थोड़ी देर बाद गॉड एलेक्स से बोलते हैं कि काम कंप्लीट हो गया। तभी स्नो गर्ल भी महसूस करती है कि अब उसकी जो पाइस पावर थी वो कंट्रोल फील हो रही है। तभी आइस एम्प्रेस से देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, तो स्नो गर्ल भी अब योहो की मेंटल सी के अंदर रहेगी। तभी सीन चेंज होता है और हमें जाके दिखाया जाता है सीधा ग्लोरी हॉल के नीचे बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डीन खड़ा हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा शौक होता है। तभी डीन सीधा मास्टर जिंग के पास आता है और वो उन्हें बताता है कि मास्टर जिंग हमारा जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था वो कहीं गायब हो गया है। तभी डीन देखता है कि मास्टर जी होचन कुछ सोच रहे होते हैं, तभी वो बोलता है क्या तुम ठीक हो मास्टर जी। तभी वो देखता है कि उनके हाथ पे तो खून टपक रहा था, तभी वो समझ जाता है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं। तभी मास्टर जी होचन गुस्से में बोलते हैं कि इस इंस्टेंस से जितने भी लोग रिलेटेड हैं, जितने भी लोग ग्लोरी हॉल से रिलेटेड हैं, उन सभी की इन्वेस्टिगेशन की जाए, चाहे वो कोई भी हो,
और तब तक इन्वेस्टिगेशन की जाए जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट मिल नहीं जाता। और तभी मास्टर जिंगहोंगचन बोलते हैं कि ये बॉडी सेक्ट के लोगों को खत्म करने के लिए मिशन पोस्ट कर दो, और जब तक ये खत्म नहीं हो जाती तब तक ये मिशन रुकना नहीं चाहिए। फिर हमें अगला सीन 4 दिन के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सनमून एम्पायर के मेडिकल डिपार्टमेंट में एक जगह पे डॉक्टर बैठा हुआ होता है और उसके सामने याहू लेटा हुआ होता है। तभी डॉक्टर बोलता है कि तुमने इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लिया, तुम 4 दिन से सोई हो और तुम्हें कोई भी खरोच तक नहीं हो और तुम्हारा माइंड भी बिल्कुल ठीक है, तुमने ये सब कुछ कैसे कर लिया, तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकते हो और अभी तुम बिल्कुल ठीक हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वह बोलता है कि डॉक्टर अगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं अभी यहाँ से जा सकता हूँ क्या। तभी डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं अभी बिल्कुल नहीं तुम यहाँ से जा सकते, क्योंकि सनमून एम्पायर में अभी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सभी के पास जो जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं उन सभी को चेक किया जा रहा है। एक नॉर्मल सी इन्वेस्टिगेशन है और इसमें तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं जाती हूँ उन लोगों को बुला के लाता हूँ जो लोग तुम्हारी भी तलाशी लेंगे और तुम्हारी स्टोरेज डिवाइस को देखेंगे। तभी डॉक्टर वहाँ से बाहर चला जाता है। इतना ही देखने के बाद यह बहुत ही ज़्यादा टेंशन में चला जाता है। वो सोचता है कि वो एक्सीडेंट नंबर 1 तो मेरे ही पास है, अब भाई अब मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ। तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंदर आ जाते हो और डॉक्टर आके बोलता है तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ये नॉर्मल सी चेकिंग है और तुम अपने सारे स्टोरेज डिवाइस इन्हें दे दो और ये उन्हें चेक करके तुम्हें बता देंगे। तभी यह मना करते हुए कहता है मैं अपने स्टोरेज डिवाइस नहीं दे सकता क्योंकि मेरे इसमें बहुत ज़्यादा ही प्राइवेट चीज़ें हैं। और तभी हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सवाल करते हुए पूछता है क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई आदेश है जिससे तुम ये बता सको कि तुम्हारे पास अधिकार है कि ये सब कुछ चेक करने का। तभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलता है कि जब तुम 4 दिन से बेहोश पड़े हुए थे तब तक मैंने तुम्हारा ये चेकिंग नहीं किया, क्या इतना ही काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए। और वैसे भी इसका आदेश सीधा किंग से आया हुआ है, अगर इस चेकिंग की और तलाशी के लिए तुमने मना किया तो तुम्हें सीधा देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाया जाएगा तुम्हारे ऊपर। इतना ही सुनने के बाद यहू समझ जाता है कि यह नहीं मानने वाला। तभी यह अपने पास रखे दोनों स्टोरेज डिवाइस लेके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में सौंप देता है। तभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलता है क्या इतना ही है, चलो ठीक है तो अभी मैं शुरू करता हूँ इनकी चेकिंग। और ये देखते हुए वह बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और वो सोच रहा होता है अब इससे ज़्यादा क्या ही बुरा हो सकता है और मैं अब मुझे अपने आप को बुरे से बुरे के लिए तैयार रखना होगा, अब कुछ भी हो सकता है। और ये सोचते हुए वह बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। तभी हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसे चेक कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में होंगशेंग ब्लेसिंग स्पिरिट टूल लग जाता है और वो कहता है ये तुम्हारे पास कहाँ से आया हो और इसके ऊपर बिशप का नाम क्यों लिखा हुआ है। तभी वह बोलता है इसके बारे में जाके तुम उन्हीं से पूछो, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया मेरे पास। तभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलता है तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा मास्टर किंग के सामने। तभी यूहो मना करते हुए कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, बिशप से बोलो वो आके यहाँ पे मेरे से आके मिलें और तुम्हें अगर ज़्यादा वो टेंशन है तो तुम मेरे में हथकड़ी डाल दो और मेरी जितनी भी स्पिरिट पावर है उन्हें तुम ब्लॉक कर दो। और इतना सुनने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आके टेंशन में आ जाता है। वो कहता है ये कि बंदा क्या कह रहा है। तभी वो उसके हाथों में हथकड़ी और उसकी स्पिरिट पावर को ब्लॉक करके सीधा चला जाता है और यूहो बोलता है कि जब तक मास्टर जिंगहोंगचैन आके मुझे खुद आके व्यक्तिगत नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और तभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और हम युवाओं के हाथ में हथकड़ी लगी हुई देखते हैं और युवा बैठा हुआ होता है और वो सोचता है ये कुछ देर के लिए तो यहाँ से चला गया है। तभी हम एक कोने में देखते हैं जहाँ पे वही स्पिरिट स्टोरेज डिवाइस था जिसमें एक्सपीरियंस नंबर 1 युवाओं ने छुपा के रख रखा है और हम देखते हैं कि युवाओं ने उसे उसी मेडिकल रूम के एक कोने में अपनी इल्यूजन पावर से छुपा के वो रखा हुआ था। तभी वो सामने आ जाता है। युवा कहता है कि मैं यहाँ पे रह के तो इसको इस कोने में छुपा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से दूर चला गया तो मेरी स्पिरिट पावर इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि वो इसको यहाँ तक भी छुपा सके। तभी वह सोचता है कि वैसे भी तो मास्टर जिंगहोंगचैन को यहाँ पे बुलाने का मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे यहाँ पे इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि मैं उनका सामना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के साथ ही करना चाहता हूँ। और वो नहीं सोचेंगे कि इस कोने में वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एक स्टोरेज डिवाइस में कैद हुआ पड़ा है और यहाँ पे बहुत कम लोगों को ही पता है कि मैं अपनी मेंटल पावर यूज़ कर सकता हूँ। मेरी स्पिरिट पावर ब्लॉक होगी तो उससे क्या ही होता है भाई। तभी वो सोचता है कि मुझे मास्टर जिंगहोंगचैन का सामना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के साथ ही करना होगा। तभी वहाँ पे डीन आ जाता है और वो युवाओं को लेके वहाँ से सीधा ग्लोरी हॉल की तरफ जाता है जहाँ जिंगहोंगचैन बैठे हुए होते हैं। और तभी डीन पूछते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता है इस स्टोरेज डिवाइस के ऊपर बिशप का नाम कहाँ से आया। तभी वह जवाब देते हुए कहता है ये जाके तुम उन्हीं से पूछना इसके ऊपर उनका नाम कहाँ से आया है। तभी वह सोचता है कि वैसे तो इस कंडीशन में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे ही जाना होगा और मुझे जो सब लोगों को दिख रहा है मुझे वो ही दिखाना होगा और मुझे ये इल्यूजन क्रिएट करके रखना होगा कि अगर कहीं मास्टर जिंगहोंगचैन के पास कोई भी ऐसे डिवाइस हुआ जिससे वो स्टोरेज डिवाइस को डिटेक्ट कर पाएँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। ये मेरे लिए टेंशन नहीं हो जाएगा, ये पूरी सैक एकेडमी के लिए टेंशन हो जाएगा क्योंकि मास्टर जिंगहोंगचैन किसी को नहीं छोड़ेगा वो भाई, और मेरी तो मौत यहीं तय हो जाएगी फिर। यूँ हो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। तभी हमें सीधा मिड डे हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगहोंगचैन बैठा हुआ होता है और वो पूछता है क्या तुम यूहो को ले आए। तभी वो कहता है हाँ ले आया। तभी वो जिंगहोंगचैन पूछता है हो तुम्हारे पास ऐसी क्या है जिस पे मेरा नाम है, तुम्हारे पास मेरी कोई चीज़ है मैं उसे देखना चाहता हूँ वो क्या है। तभी यूहो अपना हाथ आगे बढ़ा के सीधा उसे उसके हाथ में सौंप देता है। तभी बिशप उसे देखता है, वो कहता है ये तो होंगचैंग ब्लेसिंग है जो कि उसने स्वयं एल्डर माओ को गिफ्ट के रूप में दी थी, जो कि एल्डर माओ ने सीधा यूहो को दे दी थी। वो सोचता है तो वो ये देखने के बाद तुरंत कहता है कि तुरंत इसकी हथकड़ियाँ खोल दो, ये कोई गलत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि जिंगहोंगचैन सीधा यूहो के पास जाके बोलते हैं कि
ये इन लोगों को नहीं पता है कि ये मैंने स्वयं एल्डर माओ को गिफ्ट के रूप में दिया था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हें ये जो परेशानी उठानी पड़ी इसकी वजह से। तभी हम युवाओं को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो सोचता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक जिंग होंगचुन को कोई भी शक नहीं हुआ मेरे ऊपर। उसे बिल्कुल नहीं अंदाज हुआ है कि मेरे पास ही है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट नंबर, मेरे पास ही है। तभी युवा सोचता है कि मुझे इस बात को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा। तभी वो कहता है कि आज मेरे को आधे दिन से ज़्यादा हथकड़ी लगे हुआ हो गया है और हमारे सेक एकेडमी में कभी भी किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं किया जाता जैसा यहाँ पे मेरे साथ हो रहा है। और यह सोचता है कि इस ये सब बोलने के बाद जिंग होंगचुन के ग्रैंडर सन जो कि सेक एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा है वो उसके बारे में सोचेगा और वो उसका माइंड पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा। यू हाओ की पूरी बात सुनने के बाद जिंग होंगचुन बोलता है ये बिल्कुल ये हमारी ही गलती है और इसके बदले तुम्हें मेडलिक का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, वो भी बोनस के रूप में। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? तभी यूहो बोलता है ठीक है, जैसा तुम्हें बिल्कुल ठीक लगे वो तुम करो। तभी हम देखते हैं जिंग होंगचुन बिल्कुल शांत रहता है। तभी वो बोलता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, अब मुझे यहाँ से अपनी जिंग होंगचुन ब्लेसिंग लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ये देखने के बाद सीधा युवा अपनी जिंग होंगचुन ब्लेसिंग अपने हाथ में लेता है और वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। और वो सोचता है मन ही मन में मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा देर मैं अपने हार्ट बीट पे अपना सप्रेसर नहीं रख सकता, हार्ट बीट को अपनी कंट्रोल में नहीं रख सकता। और अगर ये सब कुछ जिंग होंगचुन को पता चल गया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और तभी जिंग होंगचुन आवाज़ देके कहते हैं रुको, अभी ये बात पूरी नहीं हुई है, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मैं चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो युवाओं के पसीना छूट जाते हैं, वो पूरी तरीके से घबरा जाता है। वो सोचता है कि भाई अब तो मैं पकड़ा गया, मैं एक्सपोज हो चुका हूँ। और भाई युवाओं के पूरे शरीर में पसीना पसीना हो जाता है। वो उसकी घबराहट हम पूरी तरीके से उसके चेहरे पे देख सकते हैं। लेकिन युवा पूरी हिम्मत के साथ अपने चेहरे को कंट्रोल करके पीछे मुड़ के कहता है विशप क्या हुआ? तभी विशप बोलते हैं याओ अगर मुझे सही से याद है तो अभी ये लास्ट में एडवांस स्पिरिट मास्टर कंपटीशन हुआ था, उसमें तुम भी एक मेन टीम के पार्टिसिपेट थे। तो भी याओ बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो मात्र एक सब्स्टिट्यूट था। और तभी जिंग होंगचुन यूहाओ से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। तभी युवा सोचता है कि अच्छा तो ये है इसकी चाल। लेकिन युवा सोचता है कि वो थोड़ा सा टेंशन में होता है। वो सोचता है कि जब तक ये मेरे पास रखी हुई चीज़ों को चेक नहीं करता और ये मेरे सामान से दूर रहता है तब तक मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। तभी युवा पूछता है कि अच्छा तो क्या प्रस्ताव है? तभी जिंग होंगचुन बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे स्पिरिट मास्टर के रूप में एक मैच हमारी स्टूडेंट के साथ हो और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जो तुम्हारी स्पिरिट पावर है और तुम्हारी स्पिरिट पावर के बराबर के लोगों के साथ ही तुम्हारा कंपटीशन कराया जाएगा। तुम इस बारे में क्या कहते हो? तभी युवा एक डेविल सी स्माइल देते हुए कहता है कि मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं कोई भी फाइट नहीं करना चाहता। तभी वे सब कहते हैं कि तुम्हारी हर एक प्रोसेस के ऊपर, हर एक प्रोग्रेस के ऊपर तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाएंगे और अगर तुम एक भी मैच जीतते हो तो तुम्हें एक मेटलिक पाउंड दिया जाएगा। अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तभी युवा कहता है ठीक है बिशप, तुम काफ़ी उत्सुक लग रहे हो इस फाइट को लेके, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। जब भी तुम इस फाइट के लिए रेडी हो जाओ तब तुम मुझे बुला लेना। और तुमने जो अभी बोला है रिवॉर्ड्स के बारे में, उसके बारे में तुम बिल्कुल मत भूलना और तुम अपनी बात पे रहना। और इतना सब बोलने के बाद युवा बहुत ही स्पीड में यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। वो सोचता है मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। वो बहुत ज़्यादा घबरा हुआ होता है। वो अपनी हार्ट बीट पे ज़्यादा देर सप्रेस करके भी नहीं रख सकता। वो अपना कंट्रोल खो रहा होता है और वो सोचता है यहाँ पे मेरा एक एक पल बिता हुआ हर एक पल मुझे मौत का एहसास करा रहा है, जैसे कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी युवा स्पीड में वहाँ से बाहर जा ही रहा होता। तभी जिंग होंगचुन पीछे से आवाज़ देते हैं रुको युहाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। युहाओ ये सुनने के बाद फिर से टेंशन में आ जाता। वो कहता अब भाई इसके पास कौन सी बात बची है मुझसे बात करने के लिए? आज लगता है ये मुझे मिनी हार्ट अटैक दे के ही मार डालेगा। तभी वो पीछे पलट के बोलता है हाँ बिशप बोलो क्या बात है? तभी बिशप कहते हैं अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो और सेक एकेडमी को छोड़ते हो तो सेक एकेडमी जितने भी तुम्हें मिलने वाली सारी सुविधाओं उससे डबल तुम्हें दी जाएंगी और तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। तभी यूँ बोलता है कि नहीं, मैं सेक एकेडमी का था, सेक एकेडमी का हूँ, सेक एकेडमी का रहूँगा। मैं सेक एकेडमी के साथ धोखा नहीं दे सकता और सेक एकेडमी में मेरी जान बसती है। मैं बिल्कुल भी सेक एकेडमी को नहीं छोड़ सकता। और ये बोलने के बाद युवा सीधा वहाँ से निकल जाता है अपनी रूम की तरफ। तभी जिंग होंगचुन बोलते हैं ठीक है, ये अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब अगर हम साथ नहीं रह सकते तो हम सिर्फ एक दुश्मन ही बन के रह सकते हैं। तभी जिंग होंगचुन लिंग जाई से बोलते हैं कि अब ये कंपटीशन का सारा भार मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो भी स्क्वाड बनाना है, जो भी तुम्हें बनाना है वो तुम्हें ही बनाना है। और जो इस सन मून एम्पायर के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए अब मैं ये स्टॉक का जो इंचार्ज है वो भी तुम्हें ही बनाता हूँ। लिंग होंगचुन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन से पूरी तरीके से एग्री हूँ। और फिर लिंग होंगचुन मन में सोचता है कि अभी के जो हालात है सन मून एम्पायर को, उसके बारे में बिना सोचे हुए जिंग होंगचुन कितनी आसान तरीके से सभी को हैंडल कर रहे हैं और वो अभी भी सन मून एम्पायर की प्रोग्रेस के लिए इतना बड़ा कुछ सोच रहे हैं। ये कंपटीशन स्टूडेंट का माइंडसेट को, अटेंडेंस को बदलेगा और ये स्टूडेंट के जो सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस है उसके बारे में भी बहुत अच्छा, सिर्फ ये एक कंपटीशन से ही बहुत कुछ बदल जाएगा सन मून एम्पायर में।
और तभी हमें दूसरी तरफ सन मून एम्पायर की रॉयल एकेडमी के एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूहाओ, केटाओ और जॉन बैठे हुए होते हैं और वो यूहाओ अपनी सारी स्टोरी केटू को बताता है और तभी वो कहते हैं कि केटू कहता है तुमने तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन दे दी थी, तुम 4 दिन तक होश में नहीं आए थे। तभी वो कहता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं बेहोश कैसे हो गया था और मैं तुम लोगों के बारे में सोच ही रहा था कि तुम सब लोग मेरी टेंशन ले रहे होगे। और तभी फेन्यू कहते हैं कि वैसे तो बॉडी सेट का जो अटैक था वो अनएक्सपेक्टेड था और ये अचानक हुआ था, फिर भी लेकिन हम सब लोग ठीक हैं। तभी युवा मन में सोचता है कि मैंने इन्हें अभी एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और स्नो गर्ल के बारे में कुछ नहीं बताया और अभी यहाँ पे रहते हुए इन्हें कुछ बताना बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अभी मैं जब सेक एकेडमी पास पहुँच जाऊँगा तब इन्हें सब कुछ क्लियर सही से ही बता दूंगा। और तभी फेन्यू कहता है कि युवा इस बार जो कॉन्फ्लिक्ट हुई उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तभी युवा बोलता है कि ये बॉडी सेक्ट वाले वैसे तो काली लिबास में ये थे, ये चाहते तो अपने आप को छुपा भी सकते थे, लेकिन इन्होंने चिल्ला चिल्ला के बताया कि ये बॉडी सेक्ट से है। मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी सेक्ट वाले अपनी प्रेजेंस और अपनी पावर को शो कर रहे हैं और वो काफ़ी टाइम से साइलेंट थे, लेकिन अब वो अपनी आप की पावर शो कर रहे हैं पूरी कॉन्टिनेंट के सामने। और फिर फेन्यू कहते हैं कि जो ये जिंग होंगशन मास्टर जिंग होंगशन ने जो कंपटीशन रखा है इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तभी यूं बोलता है कि मास्टर जिंग होंगशन काफ़ी तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि अभी जिस तरह के खराब माहौल में वो इतना अच्छा सोच सकते हैं ये काफ़ी अच्छी बात है। और इससे ना केवल स्टूडेंट का अटेंशन डाइवर्ट होगा बल्कि स्टूडेंट्स को स्प्रिट मास्टर के खिलाफ लड़ने के तरीके भी समझ में आएंगे और ये सब कुछ सिखाने के लिए जिंग होंगशन मेरा प्रयोग कर रहा है। तभी केटू बोलता है कि वाह क्या बात है युहाओ, तुम्हारा एनालाइज एकदम परफेक्ट है। तो फेन्यू कहते हैं कि युवाओ और केटाओ तुम्हें कल के कंपटीशन के लिए गुड लक। और तभी युवा और केटीओ बोलते हैं थैंक यू। और फिर इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का माहौल दिखाया जाता है जो कि एक फाइटिंग अरेनिया के था, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि इस कंपटीशन की खबर चारों तरफ फैल चुकी होती है। तभी वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए बात करते हुए कहते हैं कि क्या ये एक्सचेंज स्टूडेंट के खिलाफ हमारे स्पिरिट मास्टर का कंपटीशन है, क्या ये एक्सचेंज स्टूडेंट स्पिरिट मास्टर का सामना कर पाएंगे। और ये सब कुछ के लिए सारे स्टूडेंट को पूरी निर्देश थे कि ये सारा मैच उनको ऑब्जर्व करना है, कोई भी स्टूडेंट अपसेंट नहीं रह सकता। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही और कल के नोबल हम बताएंगे इस पूरे कंपटीशन के बारे में और कैसे फाइट होती है, कौन जीतता है कौन हारता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नोबल एपिसोड में।